हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिनमें जनरल साइंस आती है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही। ठीक है, देखो अध्याय 3 परमाणु और अणु, इसमें क्या कहा गया है सारी चीजें अपन एक एक लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे, यानी कि शौक लगता रहा इन्हों को ऐसी चीजें देख देख कर। तो पदार्थ की विभाजकता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था, मतलब कि बहुत पुराने टाइम की ये बात है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, याद रखेंगे, भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब मेरा या इस चैप्टर का ये है कि कोई भी पदार्थ है, उसका बड़े से बड़ा कण या जैसा भी कण है उसको तोड़ते जाएंगे तो वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, पर लास्ट में एक ऐसी सीमा आ जाएगी जब आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु, याद रखेंगे, परमाणु नाम दिया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक थे, उनका नाम था पकुदा कात्यायान। पकुदा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि यह कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि मिले जुले रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। याद रखिएगा कि द्रव्यों के क्या करते हैं, ये भिन्न भिन्न रूपों को ये प्रदान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियुसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। यह सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे, है ना, कोई भी प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि यह सब दार्शनिक सोच पर ही या विचारों पर ही आधारित थी, ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था, यानी कि प्रयोगात्मक कार्य इस पर नहीं हुआ था 18वीं शताब्दी तक। तो ठीक है, आगे देखो। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा। आपको इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था उसमें तत्व, यौगिक, निलंबन, कोलाइड सब पढ़ाए थे, आपने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पहले इसको रोको, प्लेलिस्ट में जाओ और सेकंड चैप्टर को समझ के इसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हर चैप्टर का लिंक है, उसी के हिसाब से आपको चीज़ें पकड़ने में आएगी। अब आपको पता ही नहीं होगा तत्व और यौगिक क्या है ना, तो पहले वो पढ़ना जरूरी है। तत्व और यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से ये पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आदान प्रदान किया। ठीक है, महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसके बाद देखो रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ते हैं। क्या होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, किसने दिए, क्या क्या किया, सब पढ़ने वाले हैं। देखो लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम यहाँ पर आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत फेमस नियम है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। पहले हम क्रियाकलाप देख लेते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर X और Y करके रसायनों के युगल दे रखे हैं। देखो
कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल की रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगलों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी फरक नली में आपको लेना है। अब इसके बाद देखो, छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो, यानी कि दोनों मिक्स न हो जाए, ऐसा ध्यान रखना है। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कोर्क चित्र 3.1 के हिसाब से लगा देंगे। ये कोर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर डोरी लगी हुई है, शंक्वाकार ये फ्लास्क है, इसकी डिजाइन है। छोटी परख नली इसमें बीच में रखी हुई है और एक्स विलियन इसमें रखा है और वाई विलियन जो है फ्लास्क में रखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख गया होगा। इसके बाद देखो, अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक आपको तोल लेना है। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाना है जिससे एक्स और वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। इस टाइप से घुमाना है कि दोनों मिक्सिंग हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लेना है। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, क्या आप सोच सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर आपको कोर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? इसके बाद आगे देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है, यानी कि न तो द्रव्यमान को जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है, यानी कि न ही उसका विनाश किया जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, लवाजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने इसे बनाया हो। ये याद रखना है। यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है सदैव 1:8 होता है। यौगिक में जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि जल जो बनता है वो H2O से बनता है। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहेगा? 1:8 रहने वाला है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुआ हो या किसी भी स्रोत से लिया गया हो। ठीक है, आगे देखो, उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्राउस्ट ने ये लाइन कही थी कि किसी भी यौगिक में तत्व जो है सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में जो है विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पर जॉन डाल्टन साहब आते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, खुद का। ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत इन्होंने 1808 में प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। देखो, इसके बाद पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या उन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। याद रखना, पहले सब चीज़ें दार्शनिकता माना जाती थी, सब बातें थी, विचार थे, पर यहाँ पर जो है डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक तो दार्शनिकता मानती थी, पर धीरे धीरे ये रोड मैप इन्होंने जो है पटरी पर लाए। इन्होंने यहाँ पर मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रैक्टिकली चीज़ें बाद में होने लगी, पहले विचार यहाँ पर होते थे। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत
रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। इसके बाद देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, आगे देखो, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। इसके बाद है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद देखिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। आगे की जो चैप्टर है उसमें ये जानकारी मिलेगी। यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने आता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के लिए आपको यहाँ पर एक पूरा यह जो द्रव्यमान संरक्षण का अनुरूप है उसको फॉलो करना है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तीसरा चौथा ये खुद आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। देखो, परमाणु क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में परमाणु होता क्या है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? जरूर देखी होगी। आपके आसपास कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनती ही रहती है, तो जरूर आपने देखी होगी कि इमारत की दीवार बनते इन दीवारों में से एक कमरा कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी यानी कि एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जैसे आपने ये आइडिया लगाया कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो जो छोटा से छोटा कण है वो रेत है, ठीक है, और इसी प्रकार से जो छोटा से छोटा कण इधर द्रव्यों की रचनात्मक इकाई कौन है? परमाणु। परमाणु कितने बड़े होते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, परमाणु बड़े नहीं होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी कि nm नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, याद रख लेंगे। 1 नैनोमीटर पूछ लिया, इसका मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर पूछ ले तो 10⁹ नैनोमीटर होता है, याद रखेंगे। इसके बाद सापेक्ष आकार की अगर हम बात करें तो त्रिज्या दे रखी है और उसका उदाहरण दे रखा है। जैसे कि 10⁻10 त्रिज्या जिसकी है वो है हाइड्रोजन परमाणु, उसका उदाहरण हो जाएगा। 10⁻⁹ जल के अणु उदाहरण हो जाएंगे। 10⁻8 अगर त्रिज्या है मीटर में तो वो हीमोग्लोबिन अणु उदाहरण है इसका। 10⁻4 है तो रेत कण इसका उदाहरण हो जाएगा। 10⁻3 है तो चींटी इसका उदाहरण हो जाएगा, और 10⁻1 है तो सेब इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे देखो, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है यानी कि छोटा है कि हम इसे नगण्य आंखों से नगण्य मान सकते हैं, नगण्य आंखों से नहीं, हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देखिएगा, इस टाइप से ये आपको परमाणु दिख रहे हैं। सिलिकॉन सतह का ये प्रतिबिंब है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं, यानी कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या लिखें क्या न लिखें। देखो, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। इसके बाद देखो, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था।
ब्रेजिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। देखो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, गोले में एक पॉइंट दिख रहा है, उसमें हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट किया जाता था। अगर कहीं से भी हाइड्रोजन दिखता था तो इस टाइप से चित्र बनाकर उसको दिखा देते ही थे कि फिर वो समझ जाते थे कि ये हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। कार्बन में क्या होता था, पूरा गोला था, उसके अंदर थोड़ा ग्रे कलर का यहाँ पर दिख रहा था वो कार्बन। ऑक्सीजन में पूरा खाली था, पूरा गोला था ऑक्सीजन। और यहाँ पर मर्सिडीज का जो सिंबल होता है बड़ी बड़ी कारों का, फोस्फोरस का भी सिंबल वैसा ही था। सल्फर की बात करें तो कुछ इस टाइप का सिंबल था। आयरन में आई लिखा हुआ था गोले के अंदर, कॉपर में सी लिखा हुआ था मोटे अक्षर में बोल्ड अक्षरों में, एल लिखा हुआ था तो शीशा था, एस लिखा था तो सिल्वर था, गोल्ड में इस टाइप से डिजाइन थी और जी लिखा हुआ था, प्लेटिना में पी लिखा हुआ था और पारे में ये लिखा हुआ था। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिखा गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC, आप लोग सभी जानते होंगे IUPAC का फुल नाम होता है इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब यूनियन ऑफ, पी मतलब प्योर, ए मतलब एंड या एम्प्लाइड और सी मतलब केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में, दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यह तो आपको याद भी होगा, है ना। उदाहरण के बात करें तो हाइड्रोजन को H लिखेंगे, पर एल्यूमिनियम आ गया तो ए कैपिटल में रहेगा यानी कि बड़े अक्षर में, एल छोटे अक्षर में एल दिख रहा होगा, ना कि आपको कैपिटल एल और कैपिटल ए और कैपिटल एल अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। कैपिटल अक्षर ओनली आगे का बड़ा अक्षर रहेगा, बाकी छोटे रहेंगे। कोबाल्ट में भी सेम है, सी बड़ा है ओ छोटा है, न कि CO लिखना है आपको। CO लिखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा, सी बड़ा है और ऑक्सीजन छोटा है तो वो कोबाल्ट कहलाएगा। ये बात तो समझ में आपके आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम क्लोरीन की बात करें तो Cl हो जाएगा, जिंक की बात करें तो Zu इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें लोह का आयरन IRON का प्रतीक होता है Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया जाता है। अगर लोहे को कोई फेरम बोल दे, है ना, या Fe लिखा हुआ है, आयरन IR लिखा हुआ है, लोहा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो लोहा है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na यानी कि सोडियम को Na के फॉर्म में लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। पोटेशियम जो है, बहुत सारे बच्चे पोटेशियम को P समझते हैं, जबकि नहीं, पोटेशियम का प्रतीक होता है K। नेट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यहाँ पर ये बातें समझ में आपके सभी के आ गई होगी। अब हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशेष संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सारणी आपके सामने आ रही है जिसमें कुछ तत्वों के यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं। इनको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पर है तो कैपिटल A बड़ा होगा यानी कि आगे का अक्षर बड़ा और पीछे का अक्षर छोटा। ठीक है ना, तो AL हो गया। आर्गन का AR प्रतीक होता है, बेरियम का BA प्रतीक होता है, बोरोन का B प्रतीक होता है, ब्रोमीन का BR होता है, कैल्शियम का CA होता है, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कोबाल्ट का CO होता है।
बड़े छोटे अक्षरों का जरूर ध्यान रखें, आगे का अक्षर बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, ठीक है। देखो आगे कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F हो जाएगा, स्वर्ण का गोल्ड यानी कि ओरम Au हो जाएगा, हाइड्रोजन का H हो जाएगा, आयोडीन का I हो जाएगा, आयरन का Fe यानी कि फेरम हो जाएगा, शीशा का जो है Pb हो जाएगा, है ना, लेड भी इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, नियोन Na ही हो जाएगा, नाइट्रोजन का N होगा, ऑक्सीजन का O हो जाएगा प्रतीक, पोटेशियम यहाँ पर P नहीं आएगा, K आता है, ठीक है। सिलिकॉन का S और I हो जाएगा, चांदी सिल्वर जो है उसको Ag कहते हैं, सोडियम का Na होगा, सल्फर का S होगा, यूरेनियम का U होगा और जिंक का Z होगा, ठीक है भाई। ये सारणी अपन ने पढ़ ली है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर और बार बार इसका यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ें या प्रतीक याद हो जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं। अब आप लोग देखना CO, यहाँ पर अगर C बड़ा, ऑक्सीजन छोटा, O छोटा होता तो कोबाल्ट हो जाता, पर यहाँ पर C बड़ा है, O भी बड़ा है, तो ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। जो कार्बन ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन यानी कि C परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्देशित करेंगे। प्रारंभ में जो परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षिप्त में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के जो नियम है, नए नियम, उनमें U यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले यहाँ पर AMU लिखा जाता था, अब यहाँ पर U लिखा जाता है, यूनिफाइड द्रव्यमान बोलते हैं उसको। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसमें सुसंगत समझाया गया है। देखो, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। आगे देखो, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, यानी कि 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष, यहाँ पर सापेक्ष जैसा ही है। चित्र 3.4 में आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई यानी कि FMU में बेचता है। पहले वो AMU में बेच रहा था, U में बेच रहा था, अब वो FMU में बेच रहा है। देखो यहाँ पर एक तरबूज था A में, उसके 12 टुकड़े कर दिए B में, C में 1 टुकड़ा रखा है, उसको यहाँ पर तोला गया तो उसको सापेक्ष तोड़ा गया है, यानी कि 1/12वां भाग जो दिख रहा है आपको वो दिख गया होगा, ठीक है। अब देखो, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा क्या किया जाता है, उसे परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो यूनिफाइड द्रव्यमान में U लिखा जा रहा है, पहले यहाँ पर AMU लिखा जाता था, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन के 12 होंगे और नाइट्रोजन के 14 होंगे, ऑक्सीजन के 16 होंगे, सोडियम के 23, मैग्नीशियम के 24, सल्फर के 32, क्लोरीन के 35.5 दशमलव में होते हैं, कैल्शियम के यहाँ पर 40 होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो आगे पढ़ते हैं। देखो, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं।
अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, परमाणु अणु या आयन बनाते हैं। यह अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, आप लोग इनको कर लेंगे। अणु क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने परमाणु पढ़ लिया, अब हम अणु पढ़ेंगे। साधारणतः अणु, देखो परमाणु छोटा होता है, अणु उससे थोड़ा बड़ा होता है। अणु इसलिए थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 2 यहाँ पर परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जब 2 चीज़ें मिलकर किसी चीज़ को बना रही है तो वो उससे बड़ी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो यहाँ पर अणु की बात करते हैं। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग यानी कि जुड़कर अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु की अगर हम बात करें तो देखिएगा, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन Ar इसका प्रतीक है, हीलियम यानी कि कैपिटल H और स्मॉल e इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विपरमाणुक अणु यानी कि O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की कहते हैं हम क्या, परमाणुकता। ठीक है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकताओं का अवलोकन करें। यहाँ पर कुछ तत्वों की परमाणुकताओं के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता। अधातु, जैसे कि अधातु की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। अब देखो आर्गन और हीलियम में एक परमाणुक होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है, फॉस्फोरस तो चतुर्परमाणुक है, सल्फर तो बहुपरमाणुक हो गया। धातु की बात करें तो सोडियम एक परमाणुक है, आयरन भी एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम भी एक परमाणुक है और कॉपर भी एक परमाणुक है। अब हम पढ़ेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कुछ यौगिकों के अणु दिए गए हैं। जैसे कि जल जो है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर बनता है, तो 1:8 द्रव्यमान अनुपात रहेगा 1:8। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH4 यहाँ पर अमोनिया है, तो 14:3 होता है इसका रेशो यानी कि द्रव्यमान अनुपात। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के 2 अणु यानी कि 3:8 इसका रहेगा। ठीक है। क्रियाकलाप 3.2 यहाँ पर ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 और तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2। देखिए सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की सारणी देखने को मिल रही है, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान अनुपात दे रखा है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान जो कि यूनिफाइड द्रव्यमान U से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे। द्रव्यमान अनुपात या परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का 1/1 है, यानी कि यहाँ पर जो एक द्रव्यमान अनुपात है बटे परमाणु द्रव्यमान, 1/1 करते 1 आ जाएगा, 8/16 करते 1/2 आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन के सरलतम अनुपात की बात करें तो 2 हो जाएंगे, और अगर हम ऑक्सीजन के सरलतम अनुपात की बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात अगर हम निकालें तो 2:1 आपके सामने है, ये दिख गया। ठीक है, तो यहाँ 2:1 हो गया।
अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन और आगे चैप्टर बढ़ता है। इसमें आता है कि आयन क्या होता है। ठीक है, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कण मतलब कि जिस पर प्लस भी हो माइनस भी हो, इस टाइप से, है ना। इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु और परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश या धन आवेश होता है। ठीक है, यह ऋण आवेश या धन आवेश होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी कि एनायन इसको बोलते हैं। धन आवेशित जो आयन है उसको धनायन यानी कि केटायन बोलते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड अपन लेते हैं जिसमें Na तो प्लस रहता है और Cl माइनस होता है। इसे धनात्मक सोडियम आयन Na प्लस तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl माइनस संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, आयनिक यौगिक संघटक तत्व और द्रव्यमान अनुपात, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन यहाँ पर संघटक तत्व है, 5:2 इसका द्रव्यमान अनुपात रहेगा। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करें तो मैग्नीशियम एवं सल्फर है, 3:4 इसका रहने वाला है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम और क्लोरीन है, 23:35:5 रहने वाला है। अगर हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं तो देखिएगा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। याद रखेंगे, किसी भी तत्व की अगर संयोजन शक्ति है या क्षमता है तो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने एक सारणी दिखेगी जिसमें कुछ सामान्य, सरल और बहु परमाणु आयन आपको दिख रहे होंगे। आयन का नाम, संकेत देखेंगे, अधात्विक तत्व उनमें देखेंगे, संकेत देखेंगे, फिर बहु परमाणु आयन देखेंगे और संकेत देखेंगे। देखो, पहला यहाँ पर संयोजकता है एक। आयन का नाम है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, यहाँ पर नाम है तो सोडियम का Na प्लस संकेत है, पोटेशियम का K प्लस, सिल्वर का Ag प्लस है और कॉपर का यहाँ पर Cu प्लस है। हाइड्रोजन यहाँ पर अधात्विक तत्व है। हाइड्राइड पोटेशियम के लिए है, सिल्वर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड है ना। तो यहाँ पर संकेत हाइड्रोजन का तो H प्लस होगा, हाइड्राइड का H माइनस हो जाएगा, क्लोराइड का Cl माइनस हो जाएगा, ब्रोमाइड का Br माइनस हो जाएगा। ठीक है, आयोडाइड का I माइनस हो जाएगा। अगर हम सोडियम और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं तो NH4 बनता है, अमोनियम NH4 प्लस संकेत है। पोटेशियम और आयोडाइड मिलकर बनता है तो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि नाइट्रेट NO3 माइनस है। हाइड्रोजन की बात करें तो खाली है और आयोडाइड कार्बोनेट की बात करें तो HCO3 माइनस है। इसी टाइप से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर का हो जाएगा Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Zn2 प्लस, Fe2 प्लस और कॉपर का Cu2 प्लस। ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड O2 माइनस होता है तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस टाइप से CO3 2 माइनस, सल्फाइड का सल्फाइड H2 माइनस है तो सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट का SO4 2 माइनस हो जाता है। एल्यूमिनियम आयरन Al3 प्लस, Fe3 प्लस, नाइट्राइड होती है, N3 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फेट को PO4 3 माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप से यहाँ पर बहु परमाणु का एक आयन है, अधात्विक तत्व है और आयन का नाम और उनके संकेत दे रखे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस एक होता है, उसकी जो है 8 भुजा होती है। जैसे अपने 2 हाथ हैं उसके 8 हाथ पांव होते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना हो कि उनकी 8 भुजाएं मानवों को दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को S से निरूपित करते हैं। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? आप ऑक्टोपस और हाइड्रोजन का जो मानव का जो सूत्र है वो OH4 के सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे।
पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, आप पालन भी करेंगे और लिखना भी सीखेंगे। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम तथा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। उदाहरणतः जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO लिखेंगे, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड है तो NaCl लिखेंगे। आयरन सल्फाइड है तो FeS लिखेंगे और कॉपर सल्फर ऑक्साइड है तो CuO लिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं और उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं, उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे कि NaOH, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सरल यौगिकों के सूत्रों के बारे में। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न तत्व अगर मिल रहे हैं तो उन्हें द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड आपके सामने है तो प्रतीक इनके हो जाएंगे, हाइड्रोजन का H हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा। एक संयोजकता हाइड्रोजन की, एक संयोजकता क्लोरीन की। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र बनेगा वो HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें, प्रतीक हाइड्रोजन का H है, सल्फाइड का S हो जाएगा। संयोजकता हाइड्रोजन की तो 1 है और सल्फाइड की 2 है, तो इनका क्रॉस करा देंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S बन जाएगा। अगर हम बात करें कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, तो कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोरीन की 1 है। दोनों को क्रॉस यहाँ पर करा देंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का CCl4 निर्मित हो जाएगा। देखिएगा, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत यानी कि Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड यानी कि Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र यहाँ पर है MgCl। Mg की 2+ होती है, क्लोरीन की 1- होती है। दोनों को क्रॉस यहाँ पर कराएंगे तो MgCl2 बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब देखो, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन यानी कि Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए और संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र की बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम के 3+ होते हैं, ऑक्सीजन के 2- होते हैं। क्रॉस कराते हैं तो Al2O3 बन जाता है फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का सेम टू सेम है, Ca2+ है, O2- है। क्रॉस यहाँ पर कराते हैं तो Ca2O2 Ca2O2। अब 2 से 2 कैंसिल होकर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है। इसका सूत्र Ca2O2 होता है, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक की अगर हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र की बात करते हैं। पहले तत्व या प्रतीक सूत्र है सोडियम NaNO3, यहाँ पर नाइट्रेट है, +1 आवेश है और +-1 आवेश है। दोनों का क्रॉस कराते हैं तो NaNO3 यहाँ पर बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी वही है, CO की 2+ आवेश है और OH- पे -1 आवेश है, तो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्देशित करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं।
सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अगर हम देखें तो देखो, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तत्व प्रतीक यानी कि N है और CO3, Na का आवेश हो जाएगा +1 और CO3 का आवेश हो जाएगा 2-। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान होता है। अमोनियम सल्फेट के सूत्र की बात अगर हम करें तो NH4SO4 होता है, इसमें NH4+1 आवेश होता है, 2 - SO4 पर होता है। क्रॉस करते हैं तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 बन जाता है। निम्न के सूत्र यहाँ पर आपको खुद बताना है, सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फाइड का, ये सब आप खुद करेंगे, है ना, खुद कर सकते हैं, आराम से सूत्र लिख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। आणविक द्रव्यमान की अब हम बात कर लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान आखिर होता क्या है। अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण आता है, इसमें कहा गया है कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का आपको परिकलन करना है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का भी आपको परिकलन करना है। तो पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16U। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होता है का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ पर H2O का 2 × 1 + 1 × 16 बराबर यहाँ पर 18U हो जाएगा। H2O का यहाँ पर जो निकल कर आएगा आणविक द्रव्यमान वो 18U हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1U है, 16 का ऑक्सीजन का 16U है और नाइट्रोजन का 14U है। तो HNO3 का जो फॉर्मूला है, H का 1 है तो 1U × 1 हो जाएगा प्लस 14U + 3 14U × 1 हो जाएगा प्लस 3 × 16U हो जाएगा, तो 33U यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। थोड़ा सा सांस खा लेता हूँ फिर पढ़ाऊँगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान, थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा ही होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम का होता है 23U, तो 1 × 23U प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 दशमलव में होता है, तो 1 × 35.5 बराबर हो जाएगा 58.5U। ठीक है भाई, प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप खुद से ही करेंगे। इसके बाद इधर देखो एक उदाहरण है जिसमें CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का आपको परिकलन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का, तो CaCl2 हो गया। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40U होता है, क्लोरीन का 35.5 दशमलव में होता है। ठीक है, तो CaCO3Cl2 का निकालना है तो Ca का यहाँ पर 1 × 40U कर देंगे प्लस 2 × क्लोरीन के 2 है तो 2 × 35.5 कर देंगे, जो भी गुणा भाग कर प्लस करोगे तो 111U आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये प्रश्न दे रखे हैं, आप खुद से करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने क्या सीखा, पूरे चैप्टर का सार अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता और उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद आता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों और संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं, उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। फिर आगे देखो, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा, संयोजकता के द्वारा। इसके बाद है,
आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वो आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी से आपका काम होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इस प्रकार से आपका परमाणु और अणु वाला चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो जनरल साइंस जिन भी स्टूडेंट्स के हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।